जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. Thank you so much. तार साहब, एक तो वो बड़ा अंदरनाक किस्म का वाकया हुआ कि कहा जाता है कि उस एक शिप जो ग्रीस पहुंच रही थी उसमें कुछ 750 लोग थे। सुना है कुछ 300 से 400 लोग पाकिस्तानी थे, और सुना है कुछ 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर कौमी सोग का दिन ऐलान किया गया है तार साहब। और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे तो बच्चों का मुस्तकबिल ये है कि वो शिपों पे और इस तरह यूरोप और अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं, और वो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। और वो एक, ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। सो तार साहब, ये 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 नेशनल सोग मनाना एक दिन का काफी है, या कि इसके लिए कुछ और भी तार साहब करना पड़ेगा? चीमा साहब, दर हकीकत इस पे मैं बात ये करना चाहूंगा कि आज खान साहब ने भी अब यही एक ना चूरन, नया चूरन निकाला। उन्होंने उसको बेचने की कोशिश की है। इसी जो ये किश्ती का जो रैक हुआ है, वो उस पे उन्होंने कहा जी कि लोग किस तरह जा रहे हैं कंट्री को छोड़कर, यहाँ हालात हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब बार बार ये भी ब्रैग करते हैं जी, ये लोग मुझे पैसे भेजते हैं वहां से जाकर। लेकिन चीमा साहब, उसमें हकीकत ये है कि आप कह रहे हैं कि हम आजाद मुल्क है 76 साल। मेरे ख्याल में हम आजाद नहीं है। यहाँ से जब ब्रिटिश गए थे अपने एजेंट्स को चाबियां देके, जरा वही आज पाकिस्तान को चला रहे हैं। आप अभी जरा गौर से देखें कि ये जो वर्ल्ड हमारे अमीरुल मोमिनीन ने बताया था इलेक्टेबल्स, वो तकरीबन 40-50 फैमिलियां हैं। वही ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड किड्स हैं। वही पार्टियां बदल बदल के वो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और साथ उनको सपोर्ट हासिल है लोअर मिडिल क्लास के जो सीएसएस बच्चे करते हैं, जिनकी शादियां उन्हीं के घरों में होती हैं, और मिलकर लूटते हैं। मैंने जिस तरह आपको हमेशा कहता रहा हूं कि साढ़े भूजे दी गेम है सारी। आप देख लें अब इस प्रूवन। और उनके अपने बच्चे सब के बाहर पढ़ते हैं और वीजे लेकर जाते हैं। ये जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं आज, मैं इसको बड़ी डिटेल में यूरोप की खबरें सुनता रहा हूं। ज्यादातर लोग जो उनमें थे पाकिस्तानी जो थे, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी, बहादुर, गुजरात के थे। और जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये कई माओ के बच्चे हैं और जिनकी अभी डेड बॉडियां भी कई लोगों की नहीं मिलनी, और उनका प्रॉपर क्लोजर भी नहीं होना है। इट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। और ये अलमिया है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा कंट्री है जो कि मुझे आप ये बताएं, दुनिया में कितने ममालिक देखें जो प्रॉपर्टी डीलर गवर्न करते हो। आपके अभी एक जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका भी निकला है कि वो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं। और अलीम साहब ने, सलीम साफी साहब के जो उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया है जियो पे, उन्होंने 5 लोगों का बताया जो खान साहब के दौर में पाकिस्तान को चलाते थे, उनमें भी एक प्रॉपर्टी डीलर था। तो जो एस्टेब्लिशमेंट में है वो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो बाहर है वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। मेरा मकसद है, और वो कोई समझ से बाहर, और कोई अकाउंटेबिलिटी का नामो निशान ही नहीं है। तो फिर लोग भागेंगे वहां से और क्या करेंगे? देखें, पहले वॉशिंग मशीन खान साहब ने लगाई थी, वो कहते थे जी अब जहाज के ऊपर चढ़ गए, इनका ईमान ताजा हो गया, ये मुसलमान हो गए। अब दूसरी वॉशिंग मशीन निकल आई है, वो कहते हैं सिर्फ 9 मई को कंडेम करो, 2 हफ्ते की छुट्टी लो सियासत से, तो आपके अरबों के आपके भी जो हैं केसेस खत्म। तो ये डिफरेंट दौर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वॉशिंग मशीनें जो चलती रही हैं, वो चलती रहेंगी मेरा ख्याल। और आप इसी तरह सिसकते बिलकते आप जिंदगी गुजारते रहेंगे। फॉरेन पॉलिसी आपकी नहीं है। मैं कल, बल्कि मैंने एक ट्वीट की थी कि 90,000 आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो सिर्फ 14 मील के अंदर जिसकी 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 जुरिस्डिक्शन है, बाहर तो उसकी रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, तो उनकी 90,000 गाड़ियां होंगी। 50 अरब रुपए का सालाना वो पेट्रोल जलाते हैं, और किसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर हर एमएनए को 70 करोड़ रुपया दिया जाता है तरक्याती मंसूबों के फ्रॉड में, और वो अपने भतीजे भांजे रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्टर बना के फिर उसमें से वो लूटते हैं। लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई इदारा भी मैं समझता हूं जो कहता हो कि आए इसको ठीक करें, अकाउंटेबिलिटी करें, कोई किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? वही हो रहा है जो बिल्कुल चल रहा है।
अब आप दूसरा आपने जो पूछा मोदी से, मैं उसके लिए बल्कि यूएस में इट्स अ बिग थिंग, मैं उसके बारे में बल्कि पढ़ रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ द इंडिया हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। उनका ट्रिप जो है 21 से 24 तक का होगा और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे। जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैंने उसके बारे में पढ़े हैं, अमेजिंग। एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच। और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने 2 दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है और उसमें योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको कल्चरल रंग देंगे, पूरी दुनिया देखेगी योगा के हालात क्या। उसके बाद मैं समझता हूँ कि कैमला हैरिस और टोनी बिल्कन उनको लंच होस्ट करेंगे, डिनर होस्ट होगा, फिर डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर जो सीईओज ऑफ द बिगर कॉर्पोरेशंस उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ 5 एरियाज को उनका इस दफा जो डिस्कस किया जाएगा, 5 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1 पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एग्रीमेंट्स और रिलेशनशिप। दूसरा नंबर है हेल्थ केयर का, जिस अफोर्डेबल हेल्थ केयर और मेडिसिन को कवर करेंगे, वैक्सीनेशन चीजें उसको देखेंगे। तीसरा टेक पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के ऊपर। चौथा पॉइंट उनका एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे और सबसे जो आखिर में जो एजुकेशनल पार्टनरशिप, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और जो ओवरऑल उनका ट्रिप है उसको नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड का, कि इट विल बी गुड फॉर द ग्लोबल, फॉर द वर्ल्ड। अमेजिंग जिनकी बातें आप पहले कर रहे थे कि हमारी किश्तियां डूब रही हैं, हम डूब रहे हैं। तो अब भारत का 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है वो हर साल आके यहाँ पढ़ता है और मेजॉरिटी उसमें से स्टेम सब्जेक्ट्स में होते हैं। हमारे भी पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ रूलिंग एलीट के बच्चे जो हैं हराम के कमाई पे, ज्यादातर मेजॉरिटी जो करप्शन की कमाई पे आके यहाँ लल्ले तलल्ले करते हैं और फिर यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के नए तरीके सीख कर जाते हैं और जाके फिर वो उसी जो उनके बाप दादा कर रहे होते हैं वही काम वो करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके 18-18 ग्रेड के अफसर के लोग, 19-19 ग्रेड के बच्चे, अपनी आंख, मैं मिला उनसे कईयों से कि जो जॉर्ज टाउन और जॉर्ज वाशिंगटन में पढ़ते हैं, जहां पढ़ने के लिए $1 लाख साल का खर्चा है। और एसडीओ एक्सियन लेवल के लोगों के बच्चों को मैंने पढ़ते देखा। आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की फाउंडेशन क्या है। आपने, मैं जिस तरह अल-ऐलान कहता हूं, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, आपने सिर्फ फाइलों में बना के रख दिया है। लूट मार, देखे ना, ग्रुप है, ग्रुप बन चुके हैं ना, अलायंस है, ये फ्रॉड का, धोखे का अलायंस है। सियासी पार्टियों की बात की जाती है, लोग बात पार कहते हैं सियासी पार्टियां, कौन सी सियासी तो कौन सी जमहूरियत। आज से हफ्ता पहले आपके इलेक्शन हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब अनकंटेस्टेड, उनके खिलाफ किसी ने अपनी कंटेस्ट ही नहीं किया तो वो चेयरमैन बन गए अपनी पार्टी की। मरियम नवाज साहिबा ने कंटेस्ट किया इलेक्शन इंट्रा पार्टी, उनके मुकाबले में किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी। तो ये देखें, अपने पहले सारी मिनिस्ट्रियां, सारे टिकट अपनी फैमिली में बांटते हैं, जो बचते हैं बाहर किसी को दे देते हैं। उसके बाद मैं कल परसों किसी से इसी टापे में बात कर रहा था, अगर पीपल्स पार्टी में से भुट्टो का नाम निकाल दें तो पीपल्स पार्टी खत्म, शरीफ फैमिली का नाम निकाल दें तो मुस्लिम लीग खत्म है, हमारे अमीरुल मोमिनीन का नाम निकाल दिया जाए पीटीआई खत्म है। मैं इनका कंपैरिजन 1 मिनट के लिए कर रहा था कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी 400 साल हिस्ट्री है, इनको कोई फैमिलियां थोड़ी ओन करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो सियासी पार्टियां ओन बाई ये ओन है, जिस तरह फ्रेंचाइज है, जिस तरह चाय की दुकान है, जिस तरह मैकडॉनल्ड है, दे ओन दीज पार्टीज और लंदन से ऑपरेट हो रही है। वजीर आजम साहब जा रहे, सिटिंग वजीर आजम जा रहे हैं टू मीट हिज एल्डर ब्रदर टू लंदन, और सारी नून लीग की जो जितनी सीनियर क्यादत है उनको कहा कि चलो लंदन चलो चल के मिले। कभी आपने देखा है कोई दुनिया का मुल्क मुझे बता दें? मेरा ख्याल कांगो में भी इस तरह नहीं होता होगा, मेरा ख्याल अफगानिस्तान भी इस तरह ऑपरेट नहीं होता होगा जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है।
लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं। मैं बल्कि कंपेयर कर रहा था कि आज तक आपने देखा सियासी पार्टी का चेयरमैन भी वही हो, वजीर आज़म भी एक ही आदमी हो। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन कोई कौन पूछता है, कौन कर सकता है। लेकिन ये कि अफसोस है चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि दुनिया की बात नहीं मैं करूंगा, मैं बल्कि आपके पड़ोसियों की बात करूंगा जो आपके साथ इकट्ठे रहे थे, जो महाभारत का हिस्सा थे। आपके साथ आप भी महाभारत का हिस्सा थे। आप वो आपसे हटे हैं तो तरक्कियां किस तरह कर रहे हैं, बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है, भारत तो खैर बहुत आगे चला गया है ना, उसको तो आप सोच, अब आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें आप सोचता हूं पाकिस्तान के बारे में तकलीफ, बायस तकलीफ, और जिस तरीके से जो कुछ भी लले तलले हो रहे हैं, 86-85 कैबिनेट के बंदे हैं आपके इस वक्त, और उनमें से कई वजीर ऐसे हैं जो वजीर महकमा है। मैं बल्कि कल अफसोस ये हुआ है, 2.5 अरब रुपए का खर्चा किया बिलावल भुट्टो ने और हिना रबानी खर ने सिर्फ ट्रेनिंग कोर्सेज पे, ट्रेनिंग ट्रिप्स पे, दुनिया में अपना इमेज बताने के लिए कि आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हाउ वुड आई लुक। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है कि क्यों ये किया गया है, क्या तुमने व्हाट यू गेन्ड आउट ऑफ दीस ट्रिप्स, पाकिस्तान के लिए क्या गेन किया आपने? कुछ नहीं, 0 और चीमा साहब बस यही है। अभी तक भी हमारे मोहतरम शाह साहब जो हैं, उनका सिर्फ एक ही टास्क लग रहा है पीटीआई का, इकानमी के बारे में उन्होंने भी अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया। और दूसरा जो नया जियोपॉलिटिकल, हमारे डार साहब ने जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट छोड़ी है कि चाइना समझ गया है अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स। उनका इशारा यही था कि अब भाई अल्लाह के नाम पर वो तो नहीं दे रहे, आप कुछ दे दें, तो उन्होंने दे दिया $1 बिलियन आपको। तो उसमें चीमा साहब, उसमें से कमीशन वगैरह किकबैक उस 1 बिलियन में से तो पहुंच गई होंगी इधर उधर जो ये तार साहब एक बात आपसे करना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगले दिन मैंने भी बहुत सारी जगहों पे की है लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है ये बात ठीक है कि जो शाकडार कह रहे हैं कि ये सारी जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है कि हमें आईएमएफ में पैसा नहीं दिया जा रहा, हम इतने दिनों से महीनों से दर बदर रुल रहे हैं और ये हमें कहा जा रहा है, पहले उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें हुई, अभी वो कह रहे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक में इधर उधर चाइना अमेरिका की आपस में टसल है उसमें हमें वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है, ये बात वाकई आईएमएफ इन चीज़ों को देख रहा है, या कि आप समझते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान ने पहले एंटी वेस्ट सियासत की, ये भी वैसे ही सियासत कर रहे हैं? चीमा साहब, मैंने कई दफा पहले भी कहा था कि इस वक्त अमेरिका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जब भी पाकिस्तान से बात करेगा, भारत से इजाजत लेकर बात करेगा। 2 चीजें होती थी पहले, इससे पहले इन्फॉर्म करते थे कि वी आर डीलिंग विद पाकिस्तान, हम उनके साथ ये F6 के ये करने लगे, हम वो करने लगे, पहले इन्फॉर्म करते, अब इजाजत लेंगे, अब इजाजत लेंगे। इसमें फर्क है बहुत। जो मैं यहां देख रहा हूं आईएमएफ, मैं गारंटी कर देता हूं कि भारत की वजह से आपको आईएमएफ पैकेज नहीं दिया जा रहा, एंड आई कैन चैलेंज इट। अब मैं उसकी एक बात बताता हूं, हालते जंग के अंदर उन्होंने यूक्रेन को पैकेज दिया, आपको नहीं दिया। आप अभी जंग में तो नहीं ना, आप यूक्रेन तो जंग में है, उन्होंने पैसे वापस किस तरह करने लोन के, लेकिन उन्होंने पैसे दे दिए, आपको नहीं दिए। आपको फैटफ में जो नाक की लकीरें लगवाता रहा, फैटफ वो भी भारत की मर्जी से लगाता रहा। लेकिन दर हकीकत मैं ये बताना चाहता हूं, आपके अंदर किसी भी आप छोटी सी, आज मैं बल्कि इस पे बात कर, 66 कांग्रेसमैनों ने इमरान खान के लिए लेटर लिखा है, लेटर पे साइन किया। पाकिस्तान के लिए लेटर आज तक क्यों नहीं लिखवाया गया कभी? पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए लॉबी क्यों नहीं यहां पे आज तक की गई? क्यों नहीं की गई? वजह यह है, नेशनलिज्म नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग। ये जो डॉक्टर अब सारे जो है कहते हैं जी, रोजाना अमीरुल मोमिनीन कहता है कि इनके पैसों से मैं पाकिस्तान चलाऊंगा, ये पाकिस्तान के लिए मुखलस क्यों नहीं होते? ये पाकिस्तानी डॉक्टर जो, ये अमीरुल मोमिनीन एक बंदे के पीछे क्यों सारे साथ में खड़े हो गए? सारे के सारे लाने लगा के कहते हैं जी हम चला, ये डॉक्टर यहाँ के बड़े आजकल बड़े परेशान है यहाँ पे। इन्होंने आज तक कांग्रेसमैनों के लिए पाकिस्तान की एडवोकेसी क्यों नहीं की? यही मेरा दुख है, और ये होनी भी नहीं है, करनी भी उन्होंने नहीं।
जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, इनकी पहले रिक्वायरमेंट ये होती थी 2-2, 3-3 हजार डॉलर दे के तस्वीर खिंचा के सिर्फ अपने क्लिनिक में या ड्राइंग रूम में लगाते थे। यहाँ पे इससे बढ़ के तो मैं तो उनको मैकेनिक्स कहता हूँ ना, ये डॉक्टर और मैकेनिक में 19-20 का फर्क होता है। चीमा साहब वो बॉडियां ठीक करता है, इंजन ठीक करता है, ये टीके लगाते हैं, ये सरदर्द की गोलियां देते हैं। इनको क्या पता दुनिया में क्या पक रहा है, इनको क्या पता फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, इनको क्या पता है। इनको तो वो इमरान खान कह देता है अय्या कनाब दो अय्या कनस्ताइन, तो नाल कह दिंदा मैं ऑक्सफोर्ड दा पढ़िया, इन्ने च पागल हो जाते कहंदे दियो पैसे कितना खूबसूरत आदमी, कहते इतना हैंडसम है, हंसता कितना खूबसूरत लगता है, वाह कासम का अब्बू इतना हैंडसम। कहते जी प्ले बॉय है, हमारा प्ले बॉय, कहते दौड़दा सी, कहते साडे दिल धड़कदे सन जिस समय बॉलिंग करन लगदा सी। इस गल च पागल होए फिरदे चले। दियो डॉलर। कोई पाकिस्तान के लिए कोई इनकी ना फीलिंग्स है, ना इन्हें पता है, ना कोई कुछ है। पहले तस्वीरें खिंचवाते थे, अब पैसे देकर वो अमीरुल मोमिनीन के लिए कहते स्वाब, ये स्वाब ले रहे हैं, ये स्वाब है इनका। कहते जी, कहते खान के लिए काम करना उम्रे का स्वाब है इनके लिए। पता नहीं, मेरे समझ से बाहर। लेकिन चीमा साहब इस वक्त इस खास कर एक जो मोदी साहब के दौरे की बात करना चाह रहा था, जो ऑब्जेक्टिव है इस वक्त अमेरिका के, क्योंकि अमेरिकन मीडिया भी यहाँ आजकल बातें कर रहा है, तो मुझे एक बात मैं उससे एग्री भी मैं कर रहा था जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इसके बारे में कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रिप। तो उसके बारे में ये गलतफहमी का शिकार है अमेरिकन। ये इस वक्त समझ रहे हैं कि हम इनको असला, देखिए जो डीलें साइन हो रही है यहाँ पे, उन डीलों में सबसे बड़ी तो वो तेजा जहाजों के इंजन है, फिर उसके बाद ड्रोन है, और उसके बाद ये डिफेंस के जो सारा कुछ कर रहे हैं। और उसके अंदर आर्टिकल में मैंने पढ़ा था ये कि चीमा साहब इस वक्त भारत है सबसे ज्यादा असला ले रहा रशिया से। अब रशिया यूक्रेन की जंग से वहां से असला आ भी नहीं रहा, और दूसरा अमेरिका ये चाहता है कि हम असला देकर भारत को रशिया से दूर करें। चाइना के खिलाफ तो वो कहते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ इनके साथ मिलकर खड़ा हो, उनको आगे दे नीड अ पार्टनरशिप इन दैट रीजन टू फॉर ताइवान, और दूसरा उनको चाइनीज को कन्फ्रंट करे अमेरिका और भारत की हिस्ट्री भी है उसके लिए। तो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स अमेरिकन वांट्स टू गेट आउट ऑफ, टू टेक इंडिया अवे फ्रॉम रशिया, और उसके बाद ये कि वहां पे ताइवान में और उस रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ हमें एक मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत है। तो दैट इज व्हाट द इंडिया कैन, दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव। अब जो भारत के ऑब्जेक्टिव है, भारत अभी तक जिस तरह उन्होंने अपने नेटो प्लस की मेंबरशिप डिनाई करके और सारी चीजें वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बैलेंस रिलेशनशिप, क्योंकि वो तेल भी लेना चाहते हैं रशिया से, और वो किसी हद तक बैलेंस करना चाहते हैं, और चाइना के साथ ट्रेड भी चाहते हैं। भारतीय इस वक्त चाइना के साथ अड़फस भी चाहते हैं, लेकिन ट्रेड भी चल रहा है उनका। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट उनकी ये होगी इस सारे ट्रिप से और रिलेशनशिप से, कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारा का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तुरंत जाना चाहते हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर वो सेमी कंडक्टर्स की बात हो रही है, चीजें वहां होंगी, और कई नई डील्स जो है साइन कर रहे हैं, और उससे फाइनेंशियल गेन होगा भारत का। मेरे ख्याल में पहले भी ये भारत की इकानमी इस वक्त बल्कि अमेरिका की इकानमी से भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर जब मैन्युफैक्चरिंग वहां जाएगी। इस वक्त भी मेडिसिन और सारी जो वैक्सीनेशन है वो सारी भारत के अंदर बन रही है, लेकिन दे वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो ट्रिप है मोदी जी का, दिस विल बी अ लैंडमार्क, बड़े अरसे के लिए ये इसको याद रखा जाएगा। और 7,000 के करीब जो भारतीय अमेरिकन है डायस्पोरा, उसको व्हाइट हाउस के अंदर डिनर उस इवेंट के ऊपर इनवाइट किया गया। और मैं समझता हूँ कि पढ़ रहा था यहाँ पे पोप जॉन पॉल के बाद सबसे ज्यादा नंबर में लोग जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटरटेन किया जाएगा। तो मैं एक दफा तो खैर मैं भी गया था 2014 के अंदर मेडिसन स्क्वायर में जब मोदी जी आए थे, एंड दैट वाज अ रिमार्केबल ट्रिप एट द सेम टाइम। 30-40 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो थे वहां पे उन्होंने लाइन में खड़े होकर वेलकम किया था मोदी जी को। दैट वाज impressive at the same time। लेकिन ये जो है this will take it to the next level, जो क्योंकि मेरे ख्याल में भारत और अमेरिका जो है they are, वो कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, तो this is what is going on। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। और वो तार साहब, वो ख्वाजा आसफ ने तो कहता है उन्हें कि यार ये जो पाकिस्तानी हमें तड़ियाँ लगाते हैं, अमेरिका में बैठ के पैसे भेजते हैं, ये तड़ियाँ लगाने बंद करो। तो खैर मैं कल तार साहब इकोनॉमिस्ट में पढ़ रहा था स्टडी
कि जो इंडियन डियास्पोरा है वो उसकी जो मीडियन जो एवरेज इनकम है अमेरिका के अंदर वो $1.5 लाख है। चाइनीज की 95,000 है। सबसे हाईएस्ट इमिग्रेंट ग्रुप जो पैसा कमा रहा है। और हमारे ये जो डॉक्टरान साहब हैं ये सारे जो पैसा कर देने इमरान खान ला देने। सो ये जो बात ख्वाजा आसफ ने की है कि ये हमें ना तड़ियां लगाएं आप लोग, ये जो बाहर से पैसे भेजते हैं हमें आप पैसे नहीं भेजते, हमें तो वो मिडिल ईस्ट वाले भेजते हैं खून पसीने की कमाई, और आप तो सारे बच्चे भी ले गए और ज़मीनें बेच गए हो, सारा कुछ कर गए हो। तो वो अपना वालों ने वहाँ से प्रेस रिलीज भी जारी की। आपको क्या लगता है ये इसको आप स्टेटमेंट को ख्वाजा साहब को देनी चाहिए थी? डिफेंस मिनिस्टर हैं आज, बल्कि उन्होंने आज तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि अमेरिका हमें दीवार से ना लगाए, हमारे साथ इस तरह ना करें। आज उन्होंने टाइम्स मैगजीन की किसी को इंटरव्यू दिया है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट सर? चीमा साहब देखें, ख्वाजा साहब का जो उनका तकरीर करने का स्टाइल है मैं देखता रहा हूं, बल्कि इससे पहले इससे पिछले हफ्ते उन्होंने क्या फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने बताया था कि कौन कौन से मैक में जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं। बल्कि मैंने उसके बारे में मेरे जो उसमें मैंने कहा था अगर सारा कुछ ये है या तो फिर आप गवर्नमेंट में है या तो इसका घेराव करें, पकड़ें, अगर नहीं कर सकते फिर रिजाइन दें आप। लेकिन उनका अंदाजे बयान इस तरह का है, लेकिन उनकी सारी बातें गलत भी नहीं है जाती तौर पर पूछे। वाकई आजकल अपना जो है सारी की सारी पीटीआई के पीछे खड़ी है, पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ी। यही मेरा दुख है ना। यही तो मैं पहले ये भी बात कर रहा था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि आप डेड बॉडियां दफनाने के लिए पाकिस्तान आ जाते हो, वरना वहां रहते हो, सारा कुछ बात तो ठीक है। और सारे के सारे अमेरिकन नेशनल है, सारे के सारे। और इनका मेरा और देखा जाए, अगर मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा कि इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में यही डॉक्टर हजरात जो थे जिन्होंने इनमें से 2-4 ने जो बाइडन का फंड रेजर डिनर किया था, और मैं हैरान था कि ये नारे लगाते थे कि जो बाइडन आते सारी कश्मीर के ऊपर चढ़ जाएगा। आज तक उसने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी, एक स्टेटमेंट तक नहीं दी। उसको भी छोड़ दें, कोई एक पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट जो बाइडन कर सका हो किसी पाकिस्तानी, एक भी पॉलिसी रिलेटेड। ये कमिश्नरों में टूटी फूटी ये कर देनी, ये अपॉइंटमेंट, ये डजंट मैटर, दे डोंट, वो रेडार पे भी नहीं आती है। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स में इधर उधर करके ये छोटी छोटी अपॉइंटमेंट्स आज तक कुछ सिग्निफिकेंट नाम ले लेना, मैं मुझे चैलेंज करें कि फला हमारी इतनी सिग्निफिकेंट जो अपॉइंटमेंट की है पाकिस्तानी, ये अपना के डॉक्टरों की मेहनत है सारी, प्रूव करेंगे। बल्कि मैं जो इन्होंने 68 वो जो कांग्रेसमैनों से जो उन्होंने किया, कुछ को तो मैं मिल रहा हूं, मैं खुद भी, मेरे भी कई उसमें जानने वाले हैं। मुझे बल्कि कईयों ने मुझसे पूछा था पहले, मुझे व्हाट्सएप, मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करके उन्होंने लेटर की कॉपी भेजी थी कि दिस इज व्हाट लेटर वी हैव रिसीव्ड, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ग्रुप। उन्होंने ये भी पूछा था डॉक्टरों के ग्रुप ये क्या है, कौन है ये। लेकिन उसमें चीमा साहब बात ये करने वाली है कि ये जो इन्होंने 60 या 66 कांग्रेसमैनों से जो लेटर साइन कराया था, अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको सबको जीरो कर दिया। उन्होंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, हम इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट सपोर्टिंग इमरान खान। Imran Khan is a civilian, is a citizen of Pakistan. हम उसका we cannot interfere in the domestic politics. हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, खुल के उन्होंने कह दिया, जीरो कर दी इनके 60 लोगों की। लेकिन उसमें बात ये करने वाली है कि चीमा साहब ये पहली दफा नहीं हुआ। पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे डायस्पोरा जो है, मैं अगले दिन एक जगह पर किसी जगह बात कर रहा था, मुझे उन्होंने किसी ने यही पूछा था डायस्पोरा ये क्या है, डायस्पोरा आपका पाकिस्तानी। तो मैंने कहा ये पाकिस्तानी डायस्पोरा ये है कि यहाँ ये पीटीआई बना के 4-4 ग्रुप लड़ रहे हैं आपस में और पाकिस्तान की सियासत करना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तानी सियासतदान है वो बच्चे और अकाउंट और प्रॉपर्टियां यहाँ रखना चाहते हैं। तो हम कंफ्यूज हैं, हमें कोई पता नहीं है हम कौन है। और दूसरा, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं उस फैक्ट्री के जो हालात है वही हमारे यहाँ पे हालात है। आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं। अगर देखें प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट, वो जहां से जिस पट्टे से हम बन के आए हैं पाकिस्तान से, वो देख लेना चल रहा है वो। अगर वो नहीं चल रहा तो हम यहाँ क्या चलाएंगे? यहाँ अपनी अपनी दुकान बना के फिर रहे हैं सारे। कुछ मेरा ख्याल 17-18 हजार ऑर्गेनाइजेशन है, वो आते हैं 2-4 दिन पैसे पूसे इकट्ठे करके तो इधर उधर करके फारग हो जाते हैं। क्या हर बंदे ही चौधरी, हर बंदे ने डेढ़ की मस्जिद बनाई है। न्यूयॉर्क में तो इतनी ऑर्गेनाइजेशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। और रंग रंग के ड्रामे, रंग रंग के एक दूसरे के साथ सारा दिन करते हैं। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये है तालीम पे तवज्जो नहीं है। अगर है भी है तो मैंने आपको बताया था तालीम का फर्क ये है, यहां से पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं, फ्रॉड सीखते हैं,
वो कौमियत नहीं है उनके अंदर, ना वो सर्व करने की ख्वाहिश है कि हमें, और दूसरा सब किसी को लेगेसी के शौक को नहीं। कल मुझे किसी ने पूछा आप अपने पाकिस्तानी लीडर्स को, सियासी लीडरों को आप भारत के लीडरों से कंपेयर कर सकते हैं? मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं भारत के कितने वजीर आज़म लंदन में सेटल हैं? सिर्फ इतना ही जवाब मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ। अब भारत के कितने जजेस जो हैं वो यहां से रिटायर होते ही मुल्क से भाग जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और आप अपने साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर क्या कंपैरिजन इस चीज का? क्या कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये एक हम तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो हम बेसिकली तो हम वी आर वो सोल सर्चिंग में है, लगे हुए हैं, हम अपने आप को ढूंढने के चक्कर में हैं। मैं रिसेंटली तार साहब बलोचिस्तान में था, यकीन करके मैंने आई मेट स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली, ट्रस्ट मी, उसने जब हमसे बात की तो पहला उसका सेंटेंस पता क्या था कि मैं आपके सामने एक नाकाम पॉलिटिशियन खड़ा हूं। मैंने पूरी जान मोहम्मद जमाली, मतलब इतनी दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रहा है, चेयरमैन सेनेट रहा है, स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली, कहते हैं मैं एक नाकाम पॉलिटिशियन हूँ। पूरी बात नहीं उसने कहा, और उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं सका, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हम नालायक हैं, हम ये हैं, और मेरा सीएम सोया हुआ है। वो अलान कह रहा है मेरा सीएम सोया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसने मायूसी, हालांकि हम ऐसे लोगों से तो उम्मीद सुनना चाहते हैं ना कि बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, प्राइम मिनिस्टर, बाकी लोग उम्मीदें सुनना चाहते हैं, तो जब इनके पास मायूसी है तो फिर हम जो है वो जनरल पब्लिक के पास तो फिर ये लांचा ही नहीं तो सिपाही नहीं ना नजरिए उन्होंने पहुंचना है। बच्चों का क्या जो है वो मुस्तकबिल होगा और किस तरह की चीज़ें जो है वो होने वाली हैं, हमें तो अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। कैबिनेट है तो लड़ रही है। बिलावल साहब ने जिस तरह कराची का मेयर जीता है, जिस तरह डेमोक्रेसी का हमने किया, आपको पता है ताड़ साहब वो जो कानून साजी उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी कि जो मेयर है जरूरी नहीं है इलेक्टेड वो काउंसलर्स में से हो या चेयरमैनों से हो, वो बाहर से बंदा अपॉइंट कर। ये ऐसे ही है कि नेशनल असेंबली में आपने वजीर आजम लगाना हो तो एमएनओ में से नहीं करना, बाहर से कोई बंदा अपॉइंट करके तो वजीर आजम बना दो। ये तो ताड़ साहब ये डेमोक्रेसी का फिर हम इस तरह मजाक उड़ाते हैं, और इस तरह हम जो है वो अदारों का मजाक उड़ाते हैं और समझते हैं कि यही शायद यही मुस्तकबिल है और ये जमहूरियत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सायद ताड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया सर।